जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है घटना चक्र, जो कि 2023-24 यह 36वीं से लेकर 68वीं बीपीएससी परीक्षा के पूर्वावलोकन के जितने पूछे गए प्रश्न हैं वे सारे प्रश्नों का संग्रह, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जो प्रश्न है यह पूछे गए जितने भी बीपीएससी सीडीपीओ में पूछे गए जितने भी प्रश्न वे सारे प्रश्न है इसमें शामिल, जिन्हें अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1, भारतीय इतिहास। सबसे पहले प्रश्न है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। तो भारतीय इतिहास में देखिए प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन के एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य यानी कि प्रमाण जो मिला है वह कहाँ से मिला है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 68 मेहरगढ़। और यह 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पृष्ठीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आदि ऐतिहासिक काल माना गया है। और सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्रश्न संख्या 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। और यहाँ नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे और पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अनागार प्रमुख है। स्नानागार का मतलब स्नान घर तथा अनागार यानी कि अनाज रखने का भंडार। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोटार द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में पूछी गई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ऑप्शन नंबर ए, लोथल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ऑप्शन नंबर बी, लोथल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। यानी कि गुजरात में हड़प्पा कालीन जो स्थल है वह कौन सा है। ऑप्शन है ए, लोथल। प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है किस शैली से प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका देखिए, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं
बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां का बैठी एक खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। B.S. अग्रवाल की मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हैंसंग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। चलिए प्रश्न है 11 नंबर, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा, यानी कि एक से अधिक या कोई नहीं। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा प्रस्तुति है और यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? टेराकोटा का हल किस स्थान से मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बनावली से। प्रश्न है, निम्न में किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा, जो कि हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित है और यह पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली हुई है यहाँ से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, B.S. स्मिथ। B.S. स्मिथ। प्रश्न है 16, बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न है, सूची यानी कि मिलान करना है। उतनूर और तमिलनाडु, चिरांद कश्मीर, गुफकराल तेलंगाना और पायमपल्ली यह बिहार। इसमें सबसे पहले इसका जो सही उत्तर होगा यह ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 का 3 यानी कि तेलंगाना, उतनूर का तेलंगाना, उसके बाद है चिरांद का बिहार, और गुफकराल का कश्मीर और पायमपल्ली का तमिलनाडु। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। या उतनूर का तेलंगाना होगा, चिरांद का बिहार, गुफकराल का कश्मीर और पायमपल्ली का तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है, सही उत्तर इसका डी, परुष्णी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका ई आंसर होगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था और चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अंततः महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। प्रश्न संख्या 22, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रदामन।
रुद्रदामन इसका सही उत्तर होगा। झांसी के पास देवरगढ़, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त कला। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन नंबर सी, नौवां मंडल। यह बीपीएससी 42वां यानी कि 1997-98 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, नौम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। और सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता के। प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही उत्तर है जमाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा जमाली। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, चौदहपूर्व। चौदहपूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और अंतिम नंद राजा के समय में शंभो ता विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त पूर्व 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है सी, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है बी, सारनाथ में। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म की। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है, पंचम और षष्ठम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किया था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और हैनसंग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और उसे नष्ट हुए। प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए रूप में किया है? ऑप्शन नंबर ए, आजीवकों ने। प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है मखली गोसाल।
पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसमें सही उत्तर स्टार है, यानी पाटलिपुत्र के संस्थापक स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र ग्राम में एक किला बनाकर के थी, और उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, और यह नगर शिशुनाग वंश से दंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से राजा थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को बसाए? ऑप्शन नंबर डी, उदयन। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र। प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? सही उत्तर है उदयन, ऑप्शन नंबर सी, उदयन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है डी, लिच्छवी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है सी, राजगृह, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन सी, जीवक, ऑप्शन सी, जीवक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, कालिदास ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने अशोक के लेख यानी ब्राह्मणी लिपि का उद्भावन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। प्रश्न है, कालिदास के कुमार संभवतम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेय। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज जो थे इंडिका के लेखक थे। मेगास्थनीज किसका दूत था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस का दूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ, ऑप्शन नंबर डी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 59 का ए, जूनागढ़, ऑप्शन है जूनागढ़। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव और तमिलनाडु। पल्लव के द्वारा बनाया गया और तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? सही उत्तर है ऑप्शन खारवेल, ऑप्शन सी। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ, और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई जंगल भूमि को अपरहत कहा जाता था। प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यून ने
भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए 515 से 520 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर बी ह्वेनसांग। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन बी बिहार। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। ऑप्शन नंबर ए नान्यदेव। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगृह, जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन बी राजगीर में। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनाया था, यानी किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस महाबोधि वृक्ष के नीचे। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी यानी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। ईसा मसीह 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा मसीह 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली। ऑप्शन नंबर ए वैशाली। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में षोडश यानी कि महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा बज्जी, छठा मल, सातवां चेदी, 8वां वत्स, 9वां कुरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12 सूरसेन, 13 असमक, 14 अवंती, 15 गंधार एवं 16 कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद असमक दक्षिण भारत में स्थित था। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु।
अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ए और सी सही है। मगध की, यानी इसका सही उत्तर दिए गए विकल्प में ए और सी सही है, यानी कि ए पाटलिपुत्र और सी गिरिव्रज राजगृह। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही और मगध साम्राज्य का शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदर्थ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश। ऑप्शन ए मौर्य वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश की अंत करके की गई। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया, पुंडुक, पंडगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशासनक और 10 सिद्धक, अर्कैवर्त तथा धननंद। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन बी घनानंद। ऑप्शन बी घनानंद। प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः कौन बना था? महल जो बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, वह किस चीज का बना था? लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी शिवाजी, जिन्होंने अष्टप्रधान का गठन किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, यह कौन सा? सही उत्तर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका जो था यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? ऑप्शन बी प्राकृत। ऑप्शन बी प्राकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी गई थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ई। अशोक का धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी और अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। उपासिन वे बहुकायाने दयादाने सचे सोचये माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर जो होगा इसका ई ऑप्शन होगा। प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को
मगध का सम्राट बताया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों की पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है और इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा एकाम्बरेश्वरार मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? ऑप्शन बी, सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। ऑप्शन नंबर डी, 7। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, चौथा योद्धा, पांचवा निरीक्षक एवं छठा सभासद। प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया? ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस से है और यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इंडिका, जो कि मेगास्थनीज का पुस्तक है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, बीम कटफिसेस, जो कि 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 118, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कब फली फूली कला की गंधार शैली? ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों के समय में। ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों के समय में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन सी, कनिष्क। ऑप्शन सी, कनिष्क। प्रग्रोत कहाँ का राजा था? अवंती का। ऑप्शन नंबर डी, अवंती।
हुन राजा तोरमान किस औलिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्मन। प्रकाश वर्मन। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भानुगुप्त एवं एरन स्तंभ के अभिलेख में। तो भानुगुप्त एवं एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्वा। सही उत्तर है कण्वा, यानी कि कण्व वंश। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? ऑप्शन सी, हाथी गुफा लेख के साथ। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता हासिल की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। प्रश्न संख्या 129, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन बी, उपज का 6वां भाग। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन डी, गुप्त। ऑप्शन डी, गुप्त। इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने कहा हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ई, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है और यह काशी के रहने वाले थे और इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति। ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी ह्वेनसांग ने अध्ययन किया हुआ था। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। कवि बाण निवासी था, कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र के। चीनी यात्री यतिसंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा चीनी यात्री यतिसंग ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, तो अपने 37 से बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया और वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया
और 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 693 से 694 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल के द्वारा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? सही उत्तर है जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर डी। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। सही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर सत्यपाल के निर्माण में सहयोगी कौन कौन थे? ऑप्शन ए, चंदेल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी जो थे वे चंदेल थे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब। संगम युग में उरेरियोर किस लिए विख्यात था? सही उत्तर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी, विशाखदत्त। ऑप्शन बी, विशाखदत्त। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर डी। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। ऑप्शन नंबर बी, भास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन डी, कालिदास। ऑप्शन डी, कालिदास। किराता जूर्नीय पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन डी, भारवी। ऑप्शन डी, भारवी। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी, बाणभट्ट। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, विजयालय। विजयालय जो था यह चोल वंश का संस्थापक था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत के लिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी, चोल। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी, गोपुरम। ऑप्शन बी, गोपुरम। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र कब था? यह किसका था? ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? सही उत्तर है हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रम के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है वह कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अलार कलाम एवं रुद्रदक रामपुत्र। ऑप्शन नंबर सी।
सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, वह स्थान जो था यह जंगी ग्राम था, जंभी ग्राम। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए चंपा। ऑप्शन नंबर ए चंपा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी लुम्बिनी में। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी राजतरंगिणी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? ऑप्शन ए राजगृह में। ऑप्शन ए राजगृह में। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन बी चंद्रवरदाई। ऑप्शन बी चंद्रवरदाई। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। सही उत्तर है सातवाहनों द्वारा। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रोमिला थापर। प्रश्न है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। हरिसेन। राय बहादुर बराबूहदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी भारत जावा कला का। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। 15 वर्ष की उम्र में। प्रश्न है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी खारवेल। ऑप्शन नंबर बी खारवेल।